Hello guys, welcome to my channel biography #akhil.77। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट व्यक्तित्व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवन कथा जानेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में आंध्र प्रदेश के तिरुतानी नामक शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मुख्य रूप से हिंदू बहुसंख्यक तिरुतनी एक मंदिर शहर और लोकप्रिय तीर्थस्थल था। उनका परिवार वहां की भक्ति गतिविधियों में सक्रिय भागीदार था। यह हिंदू दार्शनिक और धार्मिक विचारों की उनकी मूल बातों का अच्छा सबूत है। 1996 में उन्होंने हरमन्सबर्ग इवेंजेलिकल लूथरन मिशनरी स्कूल से अपनी शिक्षा ग्रहण की, जहां उन्हें ईसाई धर्मशास्त्र से परिचित कराया गया था। 1900 और 1904 के बीच उन्होंने वेलोर में एलिजाबेथ रोडमैन बोरिस कॉलेज में भाग लिया, जहां उनका परिचय डच सुधार धर्मशास्त्र से हुआ। उन्होंने 15 साल की उम्र में 1904 में शिवाका मुहम्मद के साथ शादी कर ली। उनके 6 बच्चे थे, 5 बेटियां और 1 बेटा। बहुत छोटी उम्र से ही विभिन्न दर्शनों के साथ बातचीत के कारण उन्हें विभिन्न दर्शनों की गहन जानकारी और समझ मिल गई थी। 1908 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी एमए डिग्री पूरी करने पर उन्होंने खुद को एक वित्तीय और पेशेवर चौराहे पर पाया। उनके परिवार के प्रति उनके दायित्व ने उन्हें ब्रिटेन में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से रोक दिया और उन्हें नौकरी ढूंढने के लिए संघर्ष करने पड़े। अगले वर्ष मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में विलियम स्किनर की मदद से उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक अस्थायी शिक्षक स्थान प्राप्त किया। उन्होंने मनोविज्ञान और दर्शन में विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए। उन्होंने इसी दौरान संस्कृत भी सीखी। वह अपने लेखन को प्रकाशित करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन यह तब तक नहीं था जब तक कि उनका लेख द एथिक्स ऑफ द भगवद गीता एंड कांट 1911 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स में छपी। 1914 तक एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन की स्थिति को स्वीकार करने पर कुछ हद तक पेशेवर सुरक्षा प्राप्त की। 1914 और 1920 के बीच उन्होंने 18 लेख प्रकाशित किए, जिनमें से 10 प्रमुख पत्रिकाओं जैसे द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स, द मोनिस्ट और माइंड में प्रकाशित हुए। 1921 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में प्रतिष्ठित जॉर्ज वी की कुर्सी संभाली। कलकत्ता में वह पहली बार अपने दक्षिण भारत से बाहर थे और अलग थलग महसूस कर रहे थे। हालांकि इस परिस्थिति ने उन्हें अपने 2 संस्करणों भारतीय दर्शन पर काम करने की अनुमति दी, जिनमें से पहला उन्होंने 1923 में और दूसरा उन्होंने 1927 में प्रकाशित किया। 1920 के दशक के दौरान एक विद्वान के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भारत और विदेश दोनों में बढ़ती रही। उन्हें 1926 में द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के रूप में प्रकाशित 1926 ओप्टन लेक्चर देने के लिए ऑक्सफोर्ड में आमंत्रित किया गया था और 1929 में उन्होंने हीवर्ट लेक्चर दिया, जिसे बाद में एन आइडियल व्यू ऑफ लाइफ के शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था। 1931 में उन्होंने वोल्टेयर में नवस्थापित आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने 5 साल तक वहां काम किया। जब 1936 में न केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय ने हमेशा के लिए उनकी स्थिति की पुष्टि की, बल्कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उन्हें पूर्वी धर्म और नैतिकता के एच.एन. स्पेल्डिंग चेयर के लिए नियुक्त किया।
1939 के अंत में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपना दूसरा कुलपति लिया और जनवरी 1940 के मध्य तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वहां कार्य किया। बीएचयू से इस्तीफा देने के तुरंत बाद राधाकृष्ण को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया। आयोग की 1949 की रिपोर्ट में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति का आकलन किया और इसके सुधार के लिए सिफारिशें की। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वर्षों ने भारतीय राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी बढ़ती भागीदारी को चिन्हित किया। वह अपने कार्यकारी बोर्ड में सेवा करने के साथ साथ 1946 से 1951 तक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए सक्रिय रूप से नए यूनेस्को में शामिल हुए। उन्होंने 2 साल भारतीय संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मॉस्को में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया था, एक पद जो उन्होंने 1952 तक रखा था। बाद में राधाकृष्ण अपने चुनाव के साथ राज्यसभा आए, जिसमें उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के ओहदे पर 1952 से 1962 तक और राष्ट्रपति के ओहदे पर 1962 से 1967 तक रहे और आखिर में 17 अप्रैल 1965 को चेन्नई में स्थित उनके बासभवन में उनका देहांत हुआ। तो चलिए अब उनके बारे में कुछ विशेष तथ्य जानते हैं। एकेडमिक, दार्शनिक और स्टेट्समैन के रूप में वह 20वीं शताब्दी में एकेडमिक इलाकों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त और प्रभावशाली भारतीय विचारकों में से एक थे। अनुभव और पश्चिमी दार्शनिक और साहित्यिक परंपराओं के बारे में उनके व्यापक ज्ञान के लिए उनकी चिंता ने उन्हें भारत और पश्चिम के बीच एक पुल बिल्डर होने की प्रतिष्ठा अर्जित की। उनके पिता अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपनी सारी पढ़ाई छात्रवृत्ति के माध्यम से की। आई विश ये फैक्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए आगे उनके कुछ अवार्ड्स भी देख लेते हैं। उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए वर्ष 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नाइट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो अब चलिए शिक्षक दिवस की कहानी जानते हैं। उनका हर वक्त ये मानना था कि एक देश के सबसे अच्छे दिमाग एक शिक्षक के ही हो सकते। एक बार उनके कुछ दोस्तों और कुछ छात्रों ने उन्हें अपना जन्मदिन मनाने के लिए कहा, जिस पर उन्होंने कहा, यदि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता तो मुझे बहुत गर्व होता। और इस तरह ही उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में आज तक मनाया जा रहा है। तो a very happy Teachers Day to all the brilliant minds who are creating the future of the country. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक, शेयर एंड कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा।